बच्चों हमारा चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में जाना कि किस तरह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार भारतीयों के प्रति किस प्रकार से अपनी नीति को परिवर्तित करती है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, तो कॉपी पेन ले आइए और मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। याद करो, कारण वाला फर्स्ट टॉपिक, नवाबों का असंतुष्ट होना, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जो कि देसी राजा महाराजा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। उन्हीं में से एक कारण हमने देखा था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, कि जिस रियासत के जिस राजा के अपना कोई पुत्र नहीं होगा तो उस राजा की मृत्यु के बाद उस रियासत को अंग्रेज सरकार के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ऐसी एक रियासत थी झांसी की रियासत। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अपना कोई प्राकृतिक पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र को गोद ले रखा था, दत्तक पुत्र। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यही मांग थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध कानूनी उत्तराधिकारी माने, और यह मांग कंपनी ने ठुकरा दी थी। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। हमने कारणों में ही पढ़ा था, सामाजिक कारणों में, कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाजों परंपराओं के साथ छेड़खानी की। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में आके ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की थी। उसी के तहत हमने देखा कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेते थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ प्रावधान किए थे। देखते हैं क्या प्रावधान किए थे। उन्होंने 1850 में एक नया कानून बनाया और इस कानून के तहत ईसाई धर्म अपनाना, यानी हिंदू या मुस्लिम है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाए, ऐसा करना आसान हो गया था। इस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसके उत्तराधिकार के नियम जैसे पहले थे वैसे ही होंगे, अर्थात जैसे पहले उसको अपने पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता था, ठीक वैसे ही ईसाई बनने के बाद भी उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार पहले के जैसा ही बना रहेगा। नेक्स्ट है, सिपाहियों को नए कारतूसों से क्यों ऐतराज था। हमने पढ़ा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, प्रारंभ में वो एक सैनिक विद्रोह था, एक म्यूटिनी थी। और सैनिक विद्रोह क्यों था? क्योंकि सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। और कारण हमने देखा कि उनमें से एक कारण था कि उन्हें ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिन पर कि गाय और सूअर की चर्बी लगा होने का अंदेशा था। तो इसी के कारण सैनिकों ने विद्रोह किया और इसी के कारण उनको कारतूसों पर ऐतराज था। ये देखिए, सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूसों पर लगी पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। इसलिए सिपाहियों ने नए कारतूसों पर ऐतराज जताया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गौ को, गाय को माता माना जाता है, ठीक उसी तरह से मुसलमान भी सूअर को मानते हैं। आगे चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह से बिताए। हमने देखा कि 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ के क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार करते हैं। बहादुर शाह जफर क्रांति को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर जब नेतृत्व करने लग जाते हैं तो और राजा महाराजा इस क्रांति से जुड़ जाते हैं, इस क्रांति को समर्थन देते हैं। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा पलटवार किया जाता है, इस क्रांति का दमन किया जाता है, तो सबसे पहले उनके द्वारा दिल्ली वापस ली जाती है और बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया जाता है। ये देखिए, बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनकी आंखों के सामने ही तोप से उड़ा दिया गया। बादशाह तथा उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और वहीं पर ही उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो बादशाह के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया, वैसे भी वो वृद्ध थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि उनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर संगठित विद्रोह हो सकता है। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता है। और ये आत्मविश्वास क्यों आया था? क्योंकि अंग्रेजों की ये सोच थी कि जो भारतीय सिपाही हैं वो उनके प्रति उत्तरदायी हैं, उनके लिए विश्वसनीय हैं। क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की मदद लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और जीती थी, तो सोच ही नहीं सकते थे कि भारतीय सैनिक उनके खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि उन्होंने जो स्थानीय शासक थे, राजा महाराजा थे, उनको बहुत ज़्यादा निर्बल कर दिया था, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि याद है ना, कि जो भी रियासत सहायक संधि पर साइन करेगी उसको, उस रियासत को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। तब रियासत के पास सेना ही नहीं होगी तो वो कहाँ से विद्रोह करेगी? तो अंग्रेजों की यही सोच थी कि शासक की स्वतंत्रता तो वैसे ही घटती जा रही है, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया है, उनके जो राजस्व वसूल करने के अधिकार थे, लगान कर वसूलने के अधिकार थे, वो भी राजाओं से छीन लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा तो बिल्कुल ही क्या हो गया, निर्बल हो गया, और सेना वैसे ही विश्वसनीय है। और यही दो मेन होते हैं, सेना और राजा, जो कि विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेज निश्चित थे, उनका आत्मविश्वास था कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई विद्रोह नहीं हो सकता है। और जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो भाई उनको बहुत ज़्यादा जोर आता है इस क्रांति को दबाने में। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ही ले लेती है। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारी कहते हैं दिल्ली जाकर के कि आप हमारी क्रांति का नेतृत्व कीजिए। शुरुआत में तो बहादुर शाह जफर आनाकानी करते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन बार बार विद्रोहियों के कहने पे वो इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान करते हैं और इसके बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन सामने आते हैं। क्योंकि जब एक नेता संगठित है, नेता मजबूत है, तो जनता अपने आप ही संगठित होने लगती है। और बहादुर शाह जफर मुगल परिवार से बिलोंग करते थे, मुगल परंपरा से संबंधित थे, उसी मुगल परंपरा से जिसमें कि अकबर, जहांगीर जैसे महत्वपूर्ण शासक रहे हुए हैं। तो इसलिए जनता और कई राजा महाराजा जो पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे, बाद में औरंगजेब के बाद जो कमजोर शासक आए तो उस दौरान वो आज़ाद हो गए थे। अब उन शासकों ने भी ये सोचा कि दोबारा से अच्छा मौका आया है, वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमें नियंत्रण में कर रही थी, तो यदि मुगलों के अधीन शासन स्थापित हो पाता है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर फेंका दी जाती है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, हम बहादुर शाह जफर के अधीन शासन कर लेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ऐसे करने से जनता और राज परिवारों का समर्थन प्राप्त होता है। ये देखिए, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई, उनका उत्साह और साहस और ज़्यादा बढ़ गया और उनको इससे आत्मविश्वास मिला। ब्रिटिश शासन के विस्तार से राजा महाराजा वैसे ही भयभीत थे और उन्हें लगा कि मुगल बादशाह यदि अपना शासन स्थापित कर पाते हैं कंपनी को हटा करके, तो वो अपने अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला पाएंगे। तो राजाओं की भी ये सोच थी, इसलिए उन्होंने जो क्रांति थी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेक्स्ट है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है, तो अवध का हालांकि कहीं कोई स्पेशल दे नहीं रखा है बुक में, लेकिन ये बता रखा है कि जो जितने भी 1857 की क्रांति के बागी थे, क्रांतिकारी थे, उनको किस तरह से, किस अटकल से अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण करवाया। तो ठीक वही इसी उत्तर में आएगा कि अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए, उन्हें फांसी दी। हमने देखा कि क्रांति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने फोर्स बुलवाई, सैनिक बुलवाए, इसके साथ ही जल्दी जल्दी में बहुत सारे कानून निर्मित किए कि जो भी क्रांतिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं क्रांति में, उनको तुरंत सजा दी जाए। तो उन्होंने बहुतों को तो सजा दे दी फांसी की, और जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था उनको ये कह दिया कि यदि आपने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, किसी भी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की है, तो आप आत्मसमर्पण कर दो, आपके ज़मीन के अधिकार वैसे के वैसे बने रहेंगे और आपको दंड भी नहीं दिया जाएगा और आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो इस तरह से प्रेरित करके उनको, और जो ऐसे जमींदार जागीरदार थे जिन्होंने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया था, अंग्रेजों के लिए लॉयल रहे थे, अंग्रेजों के लिए वफादार रहे थे, तो उनको पुरस्कार दे करके उत्साहवर्धन किया गया। तो ये कुछ नीतियाँ अपनाई गई। 1857 की बगावत के फलस्वरूप, यहाँ पे फलस्वरूप वह है, तो फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह से बदली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों की नीतियों में काफ़ी परिवर्तन आए 1857 की क्रांति के बाद,
क्योंकि अंग्रेज सरकार इतना बड़ा, भारत एक बहुत बड़ा देश, बहुत अच्छा उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो वो इसको खोना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों को थोड़ा उदार बनाया। सबसे पहले जो परिवर्तन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक एक्ट पारित किया, एक कानून पारित किया, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, और उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन करके ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में ले लिए। दूसरा हम देखते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत मंत्री को सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई जिसे कि इंडिया काउंसिल कहा गया, जो कि भारत मंत्री को सलाह देने का कार्य करेगी। इसी के साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लग गया। और कौन बने प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे, उनको वायसराय कहा जाने लग गया। देश के सभी राजाओं को, नवाबों को ये भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में अंग्रेज सरकार उनके भू क्षेत्र पर कभी भी कब्जा नहीं करेगी और भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर अपना शासन चलाना होगा। यानी वो अपने अंदर के मामले में तो स्वतंत्र होंगे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए कार्य करना होगा। इसी के साथ ही सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपियन सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। इसी के साथ ही मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान ये माना जाने लग गया कि मुसलमानों ने उसमें बढ़ चढ़कर रोल निभाया। 1857 की क्रांति के कारण मुसलमान मान लिए गए। अगला हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म, इनकी सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, इनमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और इनका सम्मान करने का निर्णय लिया। इसी के साथ ही भूस्वामियों और जमींदारों के जमीन पर अधिकार को स्थायित्व देने के लिए भी नीतियां बनाई गई। तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से सारे वीडियोस देखने हैं और फिर इन क्वेश्चंस का अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। धन्यवाद।